आज मैं आपको हाइड्रोजन का लेक्चर 10 पढ़ाऊंगा। इसमें मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की। तो चलिए हाइड्रोजन का लेक्चर 10 और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो वाटर है वो किस किस तरह से बिहेव कर सकता है। दोस्तों, वाटर बिहेव करता है एज एसिड। यस, वाटर एज एसिड बिहेव करता है। वाटर बिहेव करता है एज बेस। पक्का, वाटर बिहेव करता है एज बेस। और तीसरे पॉइंट पर आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जो वाटर है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज ऑक्सीडेंट भी बिहेव करता है। और समझ लीजिए वाटर एज रिडक्टेंट भी बिहेव करता है। इस तरह का बिहेवियर भी वाटर का पाया जाता है। साथ में ये एज लिगेंड भी बिहेव करता है। ये 11th के बच्चों को लिगेंड के बारे में थोड़ा सा कम मालूम होता है। जो लिगेंड है ये 12th केमिस्ट्री का पार्ट है। 12th केमिस्ट्री में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तब लिगेंड की बात करी जाती है। तो घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको किस तरीके से कहाँ पर ये लिगेंड की तरह से यहीं पर समझा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वाटर है, ऐसा जैसा आप वाटर को समझते हो ऐसा नहीं, वाटर एसिड भी है तो वाटर बेस भी है, तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर एक लिगेंड की तरह भी काम करता है। 12th की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, वहाँ पर इसे पढ़ाया जाता है। तो अब आप बात करो सेल्फ प्रोटोलिसिस की। सेल्फ प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। सेल्फ प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, या फिर हम बात करते हैं कि जो वाटर है ये आयोनाइज कैसे होता है। आयोनाइज कैसे होता है, सेल्फ प्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आप इसे चाहो तो ऑटो भी लिख सकते हो, अपने आप। चाहो तो अपने आप भी लिख सकते हो कि हाँ ये अपने आप ही आयोनाइज हो जाता है। तो सेल्फ प्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर ऑटो आयनाइजेशन खुद ब खुद ऐसा होता रहता है। आपको मैं बताऊं, जैसे आप पानी को लोगे H2O प्लस H2O, ये खुद ब खुद इस तरीके से बिहेव करेगा और बना देगा, क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा H3O प्लस OH माइनस। अगर इस रिएक्शन के लिए आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे तो जो आयनिक प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन के लिए ये आएगा 1 × 10⁻⁻14, 1 × 10⁻⁻14 आएगा। और ये आएगा m⁻², या फिर हम इसे 1 × 10⁻⁻14, और ये जो m है ये मोलारिटी है, मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख देते हैं। ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये आपके पास 10⁻⁻14 किस टेम्परेचर पर होता है भाई, ये होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर होता है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी वाटर है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हैवी वाटर की। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हैवी वाटर की। हैवी वाटर अगर सेल्फ प्रोटोलाइज होगा, सेल्फ प्रोटोलाइज होगा तो ये बनाएगा D3O और प्लस OH माइनस। इसके लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है, इस हैवी वाटर के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है ये 2 × 10⁻⁻15 है। और कहाँ पर है भाई, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं T2O यानी कि रेडियो एक्टिव वाटर की बात करते हैं, तो T2O
प्लस T2O, ये प्रोड्यूस करता है T3O। अब जरा यहां देखो, यहां पर OH लिखा गया है बट इनफैक्ट होना ये OD है, OD, क्योंकि ये हैवी वाटर की हम लेकर के बात कर रहे हैं। यहां पर OT होना है, OT। इसके लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है, इसके लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻16 m⁻², और ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अब आप इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज को खूब अच्छी तरह से गौर से देखिए। ये 10⁻⁻15 है, ये 10⁻⁻16 है, और ये 10⁻⁻14 है। ये 15 को देखो, 14 को देखो आप, और ये आप यहां पर -16 को देखो, -16 को देखो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से डिसाइड होती है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि इसी वैल्यू से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो भाई साहब देखो, इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है सबसे कम है। इसका मतलब ये आयंस बहुत 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 कम बनाता है। तो आप आयनिक कंडक्टिविटी किसके बेस पर डिसाइड कर रहे हो? इसके बेस पर डिसाइड कर रहे हो आयनिक कंडक्टिविटी को। तो आप कह सकते हो कि जो T2O है ये सबसे खराब, सबसे बेकार, क्या सबसे बेकार, सबसे खराब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इससे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर D2O है, और सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर H2O है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इनका ऑर्डर हो गया। अब आप कहोगे कि जो ये आयनिक प्रोडक्ट हैं इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो आयनिक प्रोडक्ट को मैंने पहले ही, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, इसे आइसोटॉपिक इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। आइसोटॉपिक इफेक्ट ये मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं, इस चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, और ऑर्गेनिक के जीओसी में भी खूब छका करके पढ़ा चुका हूं। तो ये आइसोटॉपिक इफेक्ट है, इसके बॉन्ड्स मजबूत होते हैं, वो जल्दी से नहीं टूटते हैं। नहीं टूटेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट कम होगा, आयनिक प्रोडक्ट कम होगा तो उस केस में फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये कमाल है ऑटो प्रोटोलिसिस, सेल्फ प्रोटोलिसिस का। अब आगे देखिए, ठीक है भाई, ये ऑटो प्रोटोलिसिस, सेल्फ प्रोटोलिसिस का कमाल है। पानी में आपको इसे पता होना ही चाहिए अच्छी तरीके से, जहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करो थोड़ा सा, अब बात करते हैं हम कि आगे हम किस तरीके से इसको लेकर के चलें। हम एज एसिड इसका बिहेवियर देखते हैं, एज बेस भी बिहेवियर देखते हैं। अगर एक ही कंपाउंड एज एसिड एज बेस बिहेव करता है तो हम उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। हम कहते हैं ठीक है भाई, वाटर एज एसिड होता है, ठीक है। एंड हमने ये भी कहा कि वाटर बिहेव करता है कैसे? एज बेस। हम इसे भी कहते हैं कि हाँ भाई, पानी एज बेस बिहेव करता है। प्रूफ करूंगा मैं। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। एम्फोटेरिक की जो टेक्निक है मैं वो पूरी आपको पहले ही करा चुका हूं, तो मुझे यहां पर टेंशन नहीं हो रही है कि क्या होगा। तो वाटर एम्फोटेरिक है। कैसे हम प्रूव करेंगे? अरे भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले
अमोनिया के साथ वाटर की कैसे रिएक्शन होती है, पहले उसे देखो। अमोनिया क्या है, बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है जी। और H2S के साथ रिएक्शन देखते हैं। H2S क्या है, H2S क्या है, H2S पक्का एसिड है, तो वाटर क्या हो गया, बेस हो गया। देखते हैं क्या होता है, ये बनाता है कुछ ऐसा, यहां से ये बनाएगा NH4 प्लस और यहां बनाएगा OH माइनस, OH माइनस बनाएगा, OH माइनस, यहां से ये कुछ बनाएगा क्या, H3O प्लस, क्या बनाएगा, H3O प्लस, प्लस बनाएगा SH माइनस। ठीक है, एक जगह पर पानी एसिड है, दूसरी जगह पर पानी बेस है, इसका मतलब वाटर एम्फोटेरिक है। इस बात को हम रिएक्शन से प्रूफ कर चुके कि हाँ वाटर एम्फोटेरिक है, इस बात को हम रिएक्शन से प्रूफ कर चुके कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है। भाई कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये बेस के साथ, अरे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया तो ये एसिड हो गया, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया तो ये बेस हो गया, इस वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया तो ये कहने लगा मैं एसिड हूं, इस वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया तो ये कहने लगा मैं बेस हूं। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड है कि वाटर एम्फोटेरिक होता है। एक चीज इसे और प्रूफ करती है कि हाँ वाटर एम्फोटेरिक होता है, कैसे, H2O प्लस H2O, इसने इसे H प्लस दिया, इसने इसे H प्लस दिया, तो जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। ये H प्लस का डोनर है, इसने H प्लस दिया, ये H प्लस का एक्सेप्टर है, इसने H प्लस लिया, और जो H प्लस का डोनर होता है वो एसिड होता है, जो H प्लस का एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। इससे ये पता चला कि वाटर जो है ये भाई कुछ नहीं है, ये एम्फोटेरिक है, और ये इस तरीके से बना देता है H3O प्लस और OH माइनस। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ वाटर एम्फोटेरिक होता है, जहां कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, वाटर एम्फोटेरिक होता है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात को समझ लीजिए कि वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम कहते हैं कि वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अब इसे साबित भी करना पड़ेगा कि वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे हम चाहें तो ऑक्सीडेंट कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, जब इसका खुद का इसका रिडक्शन होगा तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखते हैं कैसे, 2Na प्लस 2H2O ये बनाएगा, क्या बनाता है, 2NaOH और प्लस बनाता है H2। जरा यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट अनकंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट अनकंबाइंड स्टेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो 0 हो गई, कहीं कोई परेशानी की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जाता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जाता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पर पानी खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो हेयर वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर जो पानी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, कहीं कोई परेशानी की जरूरत कहीं कुछ नहीं है। तो जब भी वाटर सोडियम हो या कोई भी मेटल हो उससे रिएक्शन करेगा, जब भी वाटर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा उस केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और अब बात करते हैं, चलिए मैं कुछ और बात कर लेता हूं। Fe+H2O ये स्टीम अगर है तो क्या होता है, कुछ भी समस्या नहीं है। Fe+H2O ये बनाएगा FeO+H2, साथ में Fe+H2O ये ऐसे भी बना सकता है Fe2O3+H2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर 3 करना पड़ेगा, यहां पर 3 हो जाएगा। आप ऐड कर दो, अगर आप जोड़ोगे तो यहां पर 2 1 3 Fe प्लस 4H2O हो जाएगा और ये प्रोड्यूस कर देगा ये FeO प्लस Fe2O3 और प्लस 4H2। कुछ दिक्कत नहीं है, इसी को मिला करके मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसी को मिला करके हम Fe3O4 लिखते हैं। तो घबराओ मत और इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखो, पानी जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये मेटल के साथ रिएक्शन मैं तब भी करवाया था इसी चैप्टर में जब प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन हम पढ़ रहे थे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसे करवा चुका हूं पहले ही। अब हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर हमने लिखा वाटर है, ये वाटर है भाई, वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम ये भी लिखेंगे कि वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाटर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब चलो आपको आगे लेकर चलता हूं, वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इस चीज को चाहते हैं कि वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बिहेव करता है, तो उसके लिए देखो कि वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट हम देखते हैं क्या, वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिडक्टेंट, वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। देखो जरा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। Cl2 प्लस H2O बना देते हैं, ये बनाता है 2HCl प्लस O और O प्लस O ये बनाता है O2। ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, यहां पर 2 हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, O से O कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 2Cl2 प्लस 2H2O और ये प्रोड्यूस करता है क्या 4HCl प्लस O2। दोस्तों कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां पर 0 हो गई, तो अब -2 से 0 हुई, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और अगर ये 0 इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है और अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है
तो इसका सीधा मतलब है कि जो पानी हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद करके चलो कि जब भी पानी किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कहीं से कहीं तक परेशान होने की दूर 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 तक दिक्कत नहीं है। कुछ बातें और भी, आपने बहुत पॉपुलर रिएक्शन पढ़ी होगी। उस पॉपुलर रिएक्शन का मतलब है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बड़ी फेमस सी रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, प्लांट्स काम करते हैं ये। और जो क्लोरोफिल है साथ में सनलाइट जो है, इसकी प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ऐसा ये कौन कर पाता है भाई? प्लांट करते हैं। ये प्लांट की रिएक्शन है, ये प्लांट करते हैं, हम और आप नहीं कर पाते हैं। इसमें भी जो वाटर है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर भी वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर भी वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर भी वाटर रिडक्टेंट है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये कुछ नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये भी एक छोटी बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हाँ क्लोरोफिल है, ठीक है भाई क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अगर है कहाँ है? प्लांट में ही होगा। हमारे अंदर तो हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल होता नहीं है। तो उस केस में ये CO2 और वाटर को लेकर के प्लांट क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चों छोटी छोटी कुछ और बात, मैंने शुरू में कहा था कि ये एज एसिड है, ये एज बेस है, एसिड है बेस है, और साथ में एसिड बेस होने के साथ साथ ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में लिगेंड की तरह भी काम करता है। अब मैंने वहां पर यह भी कहा था कि जो ये लिगेंड है भाई, लिगेंड की बात करें तो लिगेंड जो है ये 12th का मामला है। तो हम चलिए इसे भी देख लेते हैं कि वाटर एज लिगेंड। अब इस लिगेंड को समझने की चीज है भाई, कि लिगेंड को समझने की चीज है। आप इसे लिखते हो ना ऐसे, CrCl3.6H2O। वास्तविकता क्या है? ये CrH2O होल 6 और Cl3 कुछ ऐसा होता है। इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता है कि Cr+3 1 2 3 ऐसा रहता है। साथ में ये जो पानी है, पानी जो है, ये जो वाटर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है भैया। ये इसका लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये इसका लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। पानी है यार, पानी है, कुछ नहीं है, परेशान मत हो, पानी है। ये पानी है जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये पानी है। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे कि जो बीच में मेटल है इसकी जरूरतें पूरी हो जाएं, इसकी परेशानियां दूर हो जाएं। ये पानी क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब पानी इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, पानी जो है जब इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है
तब उसे लिगेंड कहा जाता है। जब पानी इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तब उसे लिगेंड कहा जाता है। ये जो चार्ज है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 3Cl यहां लगा रहेगा। ये आपस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कई बार आप लोग ये लिखते हो, बहुत बार मैंने लिखा देखा है CuSO4E.5H2O, बहुत बार मैंने लिखा देखा है। इसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। ये मैंने बहुत ज्यादा लिखा देखा है। अब इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें ऐसा कुछ होता है Cu, ये ऐसा होता है Cu+2, ठीक है भाई। यहां पर ये पानी इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, पानी A इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अरे भैया इसके पास कहीं कोई घबराओ मत, लोन पेयर है, बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही यहां से पानी बॉन्ड बना देगा। अरे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यार, यहां से भी पानी बॉन्ड बना देगा। कैसे भैया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब जो ये आग पास है, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ऐसा मामला होता है सल्फेट, ये कुछ ऐसा मामला होता है सल्फेट, ये कुछ ऐसा मामला होता है, इस तरह का मामला होता है। अब जरा देखिए, जो वाटर का अगला मॉलिक्यूल भैया ये इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा ना, हमेशा चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज रहता है। तो यहां पर ये H और ये O और ये H, यहां पर अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वर्किंग एज लिगेंड, एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि वाटर एज लिगेंड होता है। तो वाटर एज लिगेंड किस तरीके से होता है, क्या मामला होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, BaCl2.2H2O। हाँ, एक बात और अच्छी तरह समझो, ये सारे सॉलिड है, इससे भी सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड ही है, और ये भी तो आप जानते ही हो, तो सॉलिड ही है, कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये सब क्रिस्टल्स हैं, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, और ये भी क्रिस्टल है। लेकिन इस क्रिस्टल में डिफरेंस क्या है? इस क्रिस्टल में डिफरेंस क्या है? इसके लैटिस में जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, उन इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के पानी के मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें इस पर्टिकुलर केस में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? आर ऑक्युपाइंग, water molecules are occupying interstitial sites of लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करता है। तो बच्चों, जो लिगेंड की तरह काम करते हैं वो आपको मैंने अच्छी तरीके से खूब अच्छी तरह समझाया कि कहां पर क्या मामला है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप ही देखो कि यहां पर तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं।
यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इसमें क्या है, जो लैटिस है, लैटिस के अंदर जो होल है, इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, वाइड्स हैं, उन वाइड्स में जाकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं। तो अब आप यहां पर इसको इस तरीके से भी कहो कि हाँ हाइड्रेट बनाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट बनाते हैं, या आप यहां कहो कि ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन के कितने तरीके हैं, हाइड्रेट फॉर्मेशन के कितने तरीके हैं? हाइड्रेट फॉर्मेशन का जो एक तरीका है, एक मेथड है, उस एक मेथड में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक मेथड में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और एक मेथड में क्या है कि ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। भैया कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहां पर इसमें क्या करता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, प्लस क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसमें क्या है, जो ये थर्ड है, इसमें क्या है, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल है अपना कमाल दिखाता है। इस कमाल को आप अच्छी तरह से करिए, एनसीईआरटी में भी शायद ये है, और ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।